Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about accounting standards. Theoretical form है, but थोड़ा प्रोफेशनली अपन जब आगे हायर स्टडीज वगैरह करते हैं उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज भी हमारी क्लास थ्योरिकल चलेगी. अकाउंटिंग इक्वेशंस जो एक मॉडर्न अप्रोच का हमारा पार्ट होता था वो मैंने आपको क्लियर कराया था क्वेश्चंस के अंदर भी, और उसके बाद में मैंने डाउट क्लास में भी आपको क्लियर कराया. ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एएस. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बट इसके दो फॉर्म्स और होते हैं. जैसे एक होगा आईएएस. अब आईएएस के अकॉर्डिंग मैं इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोल सकता हूं. इंडियन केवल थ्योरिकल टॉपिक है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इसको कह सकते हैं. तो एक हो गया एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक होता है आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as well as international accounting standard. Okay, but what is the meaning by accounting standard? ये accounting standard होता क्या है? केवल theoretical form है. हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं जब आप प्रोफेशनली हायर स्टडीज वगैरह करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करेंगे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट हो जाएगा. बट अभी हमें 11th के अंदर केवल थ्योरिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है. जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ. What is the meaning by accounting standard? बिल्कुल एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में अपने नोट्स में जो शो कर रखे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइन टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट होता है जो हमें अकाउंटिंग रूल्स को और अकाउंटिंग जो हमारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जब हम किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियली स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसकी डेफिनेशन. आई रिपीट इट अगेन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए रिटन स्टेटमेंट, नॉट ए ऑरली. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस. मतलब एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास में जितने भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग गाइडलाइंस होती हैं, उसको आपको इन्वॉल्व करेगा. किसके लिए? टू बी फॉलोड. जब हम फॉलो करेंगे इसको, इस गाइडलाइन को, या हम रूल्स को जब फॉलो करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले कुछ अकाउंटिंग रूल्स को और गाइडलाइन को हमको फॉलो करना पड़ता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सब चीज इन्वॉल्व होती है. दैट इज नोन एज ए रिटन स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, नेक्स्ट इसी में आप कंटिन्यू करूं. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एम एट मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिलिटी अमॉन्ग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग बाय द डिफरेंट कंपनीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो डिफरेंट कंपनी, कई तरह का नेचर होता है कंपनीज का, वो उसको अलग अलग तरीके से फॉलो करती है. जो भी अकाउंटिंग रूल्स हैं, जो भी अकाउंटिंग गाइडलाइन है, वो सबके लिए नॉर्मली अलग अलग होती है. दे रिड्यूस द अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर बाय ensuring comparability of financial statement of the different enterprises. एक कंपैरिजन करने के बिहाफ पे भी डिफरेंट एंटरप्राइजेस के लिए भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज नोन एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो आप एक नॉर्मली फॉर्म में अगर एक मैं सिंपल तरीके से एक छोटे फॉर्म में इसकी डेफिनेशन दूं, एक समराइजिंग मैं इसको करूं, तो मैं मान लूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमें
जितने भी अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग गाइडलाइन को फॉलो करना है गिवन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपरेशन करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड एंड और ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या नीडेड है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने का, आपको उनको फॉलो करने का? नंबर 1, टू प्रोवाइड गाइडलाइन एंड डायरेक्शन फॉर द मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए गाइडलाइन दी जा रही है, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गिवन होती है। नंबर 2, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये हमें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए भी बताया जाता है। नंबर 3, टू मिनिमाइज अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे ये मिनिमाइज कर देता है हमारे पास में अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स को जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे होगा, क्या है, हम जब प्रैक्टिकल सम्स वगैरह करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। नंबर 4, टू फैसिलिटेटिंग मीनिंग कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 and more than 2 enterprises and entity। ये 2 और 2 या 2 से ज्यादा जो हमारी एंटरप्राइजेज एंटिटीज होती है उन्हें कंपैरिजन करने में भी हमारे लिए जरूरी होती है। नंबर 5 एंड फाइनल, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एज द बेसिस ऑन विच द अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। यूजर्स देखो, अब एक नॉर्मली बात है, हम जनरली इसको एक्सटर्नल यूजर्स की तरह यूज करेंगे। जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, सबसे मेन हम मानते हैं इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो आपकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन देगा और उस फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर यूजर्स, कोई भी एक्सटर्नल यूजर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके पहले वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वही, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एज द बेसिस ऑन विच द अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो ये कुछ नीडेड्स होगी हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ओके, नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जब गाइडलाइन दे रहा है, अकाउंटिंग गाइडलाइन दे रहा है, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो स्पेसिफाई करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए है, 3 किसके लिए है, 4 किसके लिए। केवल आपको बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है, हम मानते हैं एनसीईआरटी की बुक में भी हमें गिवन है, बट हम इसको अपनी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान देना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप किस तरह से एप्लीकेबल करके चलेंगे, हम वो चीज लेके चल रहे हैं। एज पर काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, that means Indian Institutions of Chartered Accountant of India। ICAI का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी एज ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 के बाद में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी एडजस्टमेंट को शो करने के लिए, इसी पॉइंट को बताने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, कि अलग अलग हमारे पास में अलग, जब हम कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट करते हैं तो कई तरह की चीजें होती हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। तो हर ट्रीटमेंट को, हर एडजस्टमेंट को ट्रीट करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग बताया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, केवल मैं इसको वर्ब भी पढ़ रहा हूं, मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको मैंने सेंड किए थे, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, केवल एक रीड करना है इस वीडियो को देखते हुए आपको। नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ये भी बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताया गया है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब एक नॉर्मली एक चीज देख के चलेंगे, एक हो गया एएस, एक होगा आईएएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ा बहुत फर्क है, इसको हम देख भी लेते हैं। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास में चल रहा है, और IAS के अकॉर्डिंग भी ये नंबर 1 ही है। मतलब चाहे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लीजिए, चाहे आप AS ले लीजिए, चाहे आप IAS ले लीजिए, नंबर 1 किसके लिए बताया गया? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ओके। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जब अपने इन्वेंटरीज को, हमने क्लियर कंडीशन कर रखी है, इन्वेंटरीज वर्ड कौन यूज करेंगे? इन्वेंटरी वर्ड यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बिहाफ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न्स हैं उसके बिहाफ पे हम यूज करेंगे इन्वेंटरीज। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज करेगी कि कितना उनके पास इन्वेंटरीज कितना रह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना आया, कितना गया है, इसके अलग अलग पॉइंट होते हैं। लीफो एक लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी होगा, फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताया गया है, और IAS के अकॉर्डिंग भी ये नंबर 2 है। तो AS फर्स्ट, IAS फर्स्ट, AS सेकंड एंड IAS सेकंड सिमिलर है। AS फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, और AS सेकंड हमारे पास में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के लिए है। चाहे AS पे ले लीजिए, चाहे IAS पे ले लीजिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहां पे चेंज हो गया कि अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग चलता हूं, ये हमारे 12th का टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा समय आएगा प्रैक्टिकली। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे, लेकिन IAS के अकॉर्डिंग जो ये बताया गया है अपने पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आपको बताया गया। यहाँ आके चेंज हो गया, कुछ चेंजेस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AS3 अपने पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के, लेकिन IAS के अकॉर्डिंग ये 7 बन गया। नंबर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट प्रिपेयर करने के बाद में कुछ कंटीजेंसीज होती है, क्या है क्या नहीं है, वो हायर स्टडी का टॉपिक है हमारे पास में। कुछ कंटीजेंसीज होती है, कुछ इवेंट्स अगर ऑक्यूर हो जाते हैं तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, बट IAS में ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 10 में आपको बताया गया है। ओके। तो AS4 किसके लोग हैं? कंटीजेंसीज एंड इवेंट जो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद ऑक्यूर है ना, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अपना टॉपिक हायर स्टडी का टॉपिक है। जैसे इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस को परचेज करा, अब बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मई जून, 30 जून को हमने बिजनेस परचेज करा। तो अप्रैल मई जून के जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी प्रॉफिट है, ये परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड होता है, और उसके बाद में 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट 9 मंथ का जो एडजस्टमेंट है वो हमारे पास पोस्ट इन कारपोरेशन बोलते हैं, प्री इन कारपोरेशन एंड पोस्ट इन कारपोरेशन। वो हमारा वेंडर जो परचेजिंग कंपनी उससे रिलेटेड है, और उससे पहले वाला जो वेंडर कंपनी उससे रिलेटेड होता है, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड इन कारपोरेशन एंड पोस्ट इन कारपोरेशन के लिए बताया गया है, लेकिन IAS में भी इसको चेंज कर दिया गया है। अगर मैं IAS के अकॉर्डिंग चलूंगा इट इज 8, IAS के अकॉर्डिंग 8 में बताया गया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अंदर। AS7 कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, रोड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन अपने है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो लेते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 8 भी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन IAS में ये 11 है। नेक्स्ट AS9, दो ये अभी मैं आपको
बता तो रहा हूं, लेकिन हम इसको बाद में मैं मेन जो अपने एडजस्टमेंट से केवल आपको बता देंगे, ठीक है। AS9 रेवेन्यू रीऑर्गेनाइजेशंस, रेवेन्यू जो अपनी इनकम वगैरह उसको आप कैसे एडजस्ट करके चलते हैं इसमें बताया जाएगा, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू रीऑर्गेनाइजेशंस या रिकंस्ट्रक्टेड, ओके। लेकिन IAS हम इसको 18 में एक्सप्लेन करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में है और IAS में ये 18 में गया है। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितनी भी फिक्स एसेट्स है, प्रॉपर्टी हमारी प्रीमाइसेस वगैरह, जो प्लांट है इक्विपमेंट्स के लिए, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। लेकिन IAS के अकॉर्डिंग ये किसमें एक्सप्लेन करेगा, 16 के अंदर। नेक्स्ट AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी हायर स्टडी का टॉपिक है, अभी हमारे 11th में 12th में इसका कोई मतलब नहीं है। तो AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेकिन IAS में इसको 21 में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। AS12 अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट और सब्सिडीज, गवर्नमेंट जो अपने अमाउंट डोनेशंस वगैरह आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिलता है, उसको किस कंडीशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, जिनका नॉट फॉर प्रॉफिट और NPO, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, जो आप 12th में पढ़ेंगे, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मिलती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग करेगी। वो कैसे होगा, क्या होगा, आगे की बात है, लेकिन IAS में ये 20 बन गया है, ओके। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन IAS में ये 40 हो गया है। IAS में हम इसको 40 में एक्सप्लेन करेंगे। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उसको वैल्यूएशन भी करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, सब हायर स्टडीज की चीजें, ओके। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशंस, अभी आपने देखा बेटा वोडाफोन और आइडिया कंपनी मर्ज हो गई, अमेलगमेशन, दोनों को बराबर प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था, तो वो अपने आप को अमेलगमेट कर लेती है, मिला लेती है, इसको होते हैं मर्ज करना, मर्जिंग हो गई है। तो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज या अमेलगमेशन अकाउंटिंग और अमेलगमेशंस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का पार्ट है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इसको 14 में ही एक्सप्लेन करना है। AS15 एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन सब का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अकॉर्डिंग होता है, और IAS में ये 19 है, ओके। AS16, ओके। अब AS16 बोरोइंग कॉस्ट है और IAS के अकॉर्डिंग 23 है, ओके। बोरोइंग कॉस्ट मतलब जब आप लोन वगैरह लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, आपको क्या इंटरेस्ट पे करना है, इनिशियली क्या क्या एक्सपेंसेस आपको करने पड़े, वो सारी चीजें। नेक्स्ट AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपने अकाउंट वगैरह आपने क्लियर कर लिया, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये किसमें बताया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की ऑडिटर्स वगैरह को जब अपनी सेगमेंट रिपोर्ट जो आप प्रेजेंट करेंगे तो किस कंडीशन में कर रहे हैं, AS17, IAS 29 के अकॉर्डिंग है, ओके। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है ना, और IAS में हम इसको 24 में, ठीक है। AS19 लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब हमने एक प्रॉपर्टी ले ली 10 साल 20 साल के लीज पे, हम उसको मतलब एक तरह से लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, 10 ईयर तक हमने उसको एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया है, और 10 साल तक हम एक तरह से उसके मालिक हो जाते हैं, हम उसके ऑनर हो जाते हैं, फिर आप उसको 10 साल बाद में रिन्यू करा सकते हैं। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में, लेकिन IAS में ये 17 में जा रहा है। AS20 EPS अर्निंग पर शेयर, ये भी 12 का टॉपिक हमारा रहेगा, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड वगैरह आपको मिलता है, ठीक है ना, उसके बेस पर आपको पर शेयर आपकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है, बट IAS में ये 33 है, ओके। नेक्स्ट AS21, ठीक है। अब AS21 के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, ये बोल रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ चेंजेस वगैरह अपने पास आ रहे हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई करके जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 27 में आपको बताया जाएगा। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम,
इनकम टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी का जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और आईएएस में ये आपको 12 में बताया जाएगा। ओके, AS23, अगर AS23 की हम बात करेंगे तो AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इन्वेस्टमेंट को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपने कंसोलिडेट करें उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में है और आईएएस में ये 28 में हमारे पास में है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हमारे पास में है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बिजनेस हमारा जब डिसकंटिन्यूड हो जाता है तो उसमें जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अकॉर्डिंग। AS25 इंटरिम फाइनेंशियली रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट की जो इंटरनल रिपोर्ट जो हम सबमिट वगैरह करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है, लेकिन आईएएस में ये हमारे पास में 34 में चलेगा। AS26 दैट इज इनटेंजिबल एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, जैसे हमने गुडविल करी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो जब हम उसको बैलेंस शीट वगैरह में रिकॉर्ड करेंगे, जब फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे सॉरी, जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये 38 का पार्ट है। 12th में भी इंपॉर्टेंट चलेगा, वैल्यूएशन गुडविल, अकाउंटिंग ट्रेडमार्क गुडविल अपने। ओके, नेक्स्ट AS27 फाइनेंशियली रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ए जॉइंट वेंचर, कि फाइनेंशियली रिपोर्ट जब आप इंटरेस्टेड की करेंगे, इंटरेस्ट की करेंगे जॉइंट वेंचर की कंडीशन में, एक स्पेसिफाइड वर्क को एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन में हमको कंप्लीट जब करना है वो होता है जॉइंट वेंचर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, लेकिन आईएएस के अकॉर्डिंग हम इसको 31 में एक्सप्लेन करेंगे। AS28 ये हो गया अपने पास में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कोई भी ऑल्टरेशन एसेट्स वगैरह में जो हमारा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, AS28, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के अकॉर्डिंग। लास्ट एंड फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। कुछ प्रोविजन होंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस वगैरह, इस तरीके से। ठीक है ना, कंटीजेंट हमारे पास प्रोविजन है, कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज वगैरह भी होती है, ठीक है ना, कुछ एसेट्स वगैरह होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 के अकॉर्डिंग चलेगा। फाइनली हम एक चीज ये भी कर लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 29 तक हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है और 8 है वो नहीं है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस 1 से लेके 41 तक जाएगा। 1 to 41 मतलब ये मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हो गए, जिसमें हमने एक दो चीज मिसिंग कर दी है, 6 और 8 को, और बाकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 तक जाएगी। ओके, तो ये एक नॉर्मली चीज है, थ्योरिकल फॉर्म है, जिसे हम आप आज ही क्लियर कर रहे हैं। कल की क्लास में कंटिन्यू इसी पॉइंट को लेकर चलेंगे, भाई ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएएस में कन्वर्ट कराया, ठीक है ना, कैसे कैसे फॉर्म अपनी चेंज होती है, कैसे कैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस करा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग हमारे बिजनेस ट्रीटमेंट होते हैं तो आप कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन में उसको एप्लीकेबल करेंगे वो हमने आज देखा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक समराइजिंग में बता देता हूँ उसको क्लास ओवर करने से पहले, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें जितने भी अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग गाइडलाइन है, वो आपको फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करने से पहले फॉलो करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं आएगी। दैट मीन्स जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।